जय हिंद साथियों, मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मिश्र धातु या अलॉय। देखिए, मैंने इस वीडियो में मिश्र धातु या अलॉय से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्न को शामिल किया है और एनसीईआरटी में मिश्र धातु के बारे में जो भी थ्योरी दी है मैंने उसे भी कवर किया है, ताकि क्या नए संभावित प्रश्न बन सकते हैं यह आप जान सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु या अलॉय क्या है, व्हाट इज अलॉय। तो मिश्र धातु जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, मिश्र प्लस धातु। तो मिश्र धातु मतलब धातुओं का मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें कम से कम एक तत्व धातु हो, मिश्र धातु या अलॉय कहलाता है। देखिए फिर से आप सुनिए, दो या दो से अधिक तत्वों का ऐसा समांगी या होमोजीनियस मिश्रण। अब ये होमोजीनियस मिश्रण क्या होता है? होमोजीनियस मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसको पृथक ना किया जा सके, जैसे पानी और शक्कर का घोल, पानी और नमक का घोल, ये समांगी मिश्रण होता है। अर्थात या जिन्हें अलग करने पर वह अपने मूलभूत गुणों या प्रॉपर्टीज को खो दे, ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों का ऐसा होमोजीनियस या समांगी मिश्रण जिसमें कम से कम एक तत्व धातु हो, मिश्र धातु या अलॉय कहलाता है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं बोलूं पीतल, कांसा, सोल्डर, मोनल मेटल, मुंज मेटल, ये सारी क्या है? मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं। और भी ऐसी कई मिश्र धातुएं हैं, लेकिन इनमें समानता दोनों ही धातु होती हैं। लेकिन तो लोग समानता समझते हैं कि मिश्र धातु का मतलब होता है कि दो धातुओं का मिश्रण। मिश्र धातु में सिर्फ धातु होती है, लेकिन ये सही नहीं है। पेपर में, एग्जाम में मिश्र धातु की डेफिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे मिश्र धातु कैसा मिश्रण है, होमोजीनियस है, इनहोमोजीनियस है, या कैसा मिश्रण है, समांगी है, विषमांगी है, असमांगी है, या इनमें से कोई नहीं। या मिश्र धातुओं की परिभाषा से कि निम्नलिखित में से किसे मिश्र धातु कहेंगे? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को, दो या दो से अधिक तत्वों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें कम से कम एक तत्व धातु हो, जिनमें दोनों तत्व धातु हों, या नन ऑफ दीस। तो इसकी परिभाषा को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और याद रखना है। दो या दो से अधिक तत्वों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें कम से कम एक तत्व धातु हो, वह मिश्र धातु या अलॉय कहलाता है। अब जैसे हैलोजन लैंप, ये उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यह पेपर में पूछा जा चुका है। क्योंकि हैलोजन लैंप टंगस्टन और आयोडीन का मिश्रण होता है। आप देख सकते हैं टंगस्टन एक धातु है जबकि आयोडीन एक अधातु है। तो मिश्र धातु में कम से कम एक तत्व धातु होना चाहिए, तो वह मिश्र धातु होगी। अब मैं आपसे मिश्र धातु समानता कैसी होना चाहिए, होमोजीनियस या समांगी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी मिश्र धातु है जो विषमांगी होती है? तो अमलगम एक मिश्र धातु है, यह पारा की मिश्र धातु है। आप जानते हैं अमलगम कैसा मिश्रण है? अमलगम विषमांगी मिश्रण है। और अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम पारे की मिश्र धातु है। अब मिश्र धातुओं की जरूरत क्यों है या उसका उपयोग क्यों है? तो समानता आप ये समझिए कि यदि मैं किसी एक धातु से, जैसे मैं सोना लूं या केवल चांदी लूं या केवल प्योर या शुद्ध तांबा लूं, तो उससे भी किसी भी प्रकार की वस्तु या प्रोडक्ट बनाने में बहुत ही कठिनाई होगी। या सिर्फ मैग्नीशियम लूं, जैसे हम जानते हैं समानता मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट कर जाता है, कुछ धातुएं ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाती है, कुछ धातुएं जल के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ धातुएं भाप के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ धातुएं एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। तो यदि हम प्योर मेटल या धातु से कोई भी वस्तु या प्रोडक्ट बनाएंगे तो वह हमारे लिए उतनी यूजफुल नहीं होगी। कि यदि हम प्योर शुद्ध सोना ले तो उससे ज्वेलरी बनाना लगभग कठिन है, जब तक उसमें हम तांबे का कुछ परसेंटेज या किसी अन्य धातु का कुछ परसेंटेज ना मिला दें। मिश्र धातु की जरूरत क्यों है ये आप समझ चुके हैं।
अब मिश्र धातुओं का क्या उपयोग है? तो सबसे पहले मिश्र धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया गया। आप जानते हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में किस मिश्र धातु का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था? कांस्य की धातु का। कई कांस्य की मूर्तियां भी मिली हैं। मूर्तियां बनाने, बर्तन बनाने, आभूषण बनाने, वायुयान के पार्ट्स बनाने, तोप, गियर, बेयरिंग, मोटरसाइकिल, मशीनें, तिजोरियां और रोजमर्रा की कई उपयोगी चीजें जो आप देखते हैं लगभग सभी मिश्र धातुओं से ही बनी होती हैं। तो इसलिए यह टॉपिक या मिश्र धातु बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी मिश्र धातु किस किस के मिश्रण से बनती है, जो ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। वैसे तो बहुत सारी मिश्र धातुएं होती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मिश्र धातुएं प्रयोग होती हैं, हम उन्हें देखेंगे। इनको याद करने की कोई पॉसिबल ट्रिक होगी, वो भी हम देखेंगे। इसकी बेसिक और इसके क्या एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं, यह भी हम देखेंगे। मैं केवल आपको ट्रिक बता के बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता कि मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता दूं कि इससे याद हो जाएगा, या आपको कुछ 5-6 मिश्र धातुएं पढ़ा दूं। एग्जाम में एनसीईआरटी में और जितने भी आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के पेपर में मिश्र धातुएं पूछी गई हैं, मैंने सारी की सारी इसमें शामिल की हैं। और कोई पॉसिबल ट्रिक या कोई भी ऐसा तरीका है उसे याद करने का, तो वो भी इसे इसमें मैंने शामिल किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो जैसे मैं बात करूं पीतल या ब्रास, तो पीतल के किसके मिश्रण से बनता है? कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। पीतल का सामान्यतः प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पीतल का उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में, आपको याद रखना है। अब यदि पीतल किसकी मिश्र धातु है? क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन यदि पीतल से वह कोई एडवांस क्वेश्चन बनाएगा, मिश्र धातु से एडवांस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि पीतल में कॉपर का परसेंट कितना होता है या जिंक का परसेंट कितना होता है। और यह पूछा भी गया है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाएंगे तो आपको यह प्रश्न मिल जाएंगे कि पीतल मिश्र धातु में जिंक का परसेंट क्या है या पीतल मिश्र धातु में तांबे का परसेंट क्या है। तो पीतल 70% इसमें कॉपर होता है और 30% इसमें क्या होता है? जिंक होता है। तो अब हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? आप इसको याद रख सकते हो पिताजी से। पिताजी, तो पिताजी से आप इसको याद रख सकते हो। अब देखिए पिताजी, पी से पीतल, तांबा और जिंक, या कोई और तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। जैसे आपको मैं पहले वह धातुएं बता रहा हूं जिसमें कम से कम एक धातु कौन सी होती है? कॉपर होती है, जिसमें कॉपर का परसेंट होता है और ज्यादा कॉपर का परसेंट होता है। पहले हम वह धातु पढ़ेंगे कि जिसमें कॉपर समानता पाया जाता है, फिर हम पढ़ेंगे जिसमें एल्यूमिनियम का मिश्रण समानता पाया जाता है, फिर हम देखेंगे कि जिसमें निकल पाया जाता है, आयरन से कौन सी मिश्र धातुएं बनती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि कॉपर किन किन मिश्र धातुओं में पाया जाता है। तो पहले हम कॉपर की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने देखा पीतल को याद रख सकते हो आप पिताजी से, पीतल को पिताजी से याद रख सकते हैं। तांबा और पीतल, तांबा, जिंक। पीतल में कॉपर का परसेंटेज कितना होता है? 70%। अब पीतल में तार है, ता से तर 70। याद रखना सर्वाधिक क्या होगा? सब में कॉपर ज्यादा होगा, तो तर से 70 याद रखना, 70% कॉपर, तो 30% बचा, तो वो क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। याद रखने के लिए आप इसी शब्द से संबंधित कोई छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस और मेहनत करनी होगी, तभी ये चीजें आपको याद होंगी। ट्रिक हमारी सिर्फ एक छोटी सी मदद करती है, लेकिन यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो ट्रिक भी कोई काम नहीं आएगी। तो चलिए, जैसे कांसा या ब्रॉन्ज। अब कांसा किसका मिश्रण है? कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण है।
इसमें कॉपर का परसेंट कितना होता है 90%, यह पूछा जा चुका है। और टिन का परसेंट कितना होता है 10%। कांस्य धातु या ब्रोंज धातु में टिन का परसेंट क्या होता है 10%। इसका प्रयोग मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, आभूषण बनाने में, मंदिर की घंटियों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। कांसा को आप कैसे याद रख सकते हो? कांसा को देखिए, इसके नाम में ही आप देखेंगे कांसा, का से कॉपर और सा से एसएन। एसएन मतलब टिन। टिन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? टिन का एटॉमिक नंबर होता है 50। आपको ध्यान रखना है, जहां भी आप एलिमेंट और तत्व देखें वहां उसके एटॉमिक नंबर भी बार बार दोहराइए, जिससे आपको तेजी से याद हो सके। तो चलिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। घंटा धातु या बेल धातु, बेल मेटल। बेल मेटल एक्चुअल में ये ब्रोंज ही होता है, ब्रोंज को ही हम बेल मेटल कहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यह भी कॉपर और टिन का ही मिश्रण है। लेकिन बेल मेटल में टिन का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है 20% और इसमें कॉपर होता है 80%। इसका प्रयोग, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, घंटा धातु, इसका प्रयोग मंदिर तथा स्कूलों की घंटियां बनाने के लिए किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं डच मेटल या डच धातु। डच मेटल क्या होता है? डच मेटल होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण। अब इसको याद कैसे रखेंगे? डच मतलब होता है, आप इसको थोड़ा सा अगर चेंज करें तो आप इसको बोल सकते हैं डसना। और हमको ज़्यादातर कौन डसता है? हमारे कजन लोग हमको, कजन ब्रदर लोग डसते। कजन से आप आज रख सकते हैं का से कॉपर और जन से जिंक। तो डच मेटल क्या हुआ? कॉपर और जिंक। 80% इसमें कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। डच मेटल का प्रयोग पूछा जा चुका है एग्जाम में। डच मेटल का प्रयोग आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाने या नकली ज्वेलरी, आपने नकली ज्वेलरी देखी होगी दुकानों में, तो नकली ज्वेलरी बनाने में किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। इसमें कॉपर का परसेंट कितना होता है? इसमें कॉपर का परसेंट होता है 80% और जिंक का परसेंट कितना होता है 20%। आपको परसेंटेज भी याद रखना। देखिए, आपको सारे मेटल्स के परसेंटेज याद नहीं करने हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, बेल मेटल हो गया, आपसे पूछा जा सकता है बेल मेटल में कॉपर और टिन का परसेंटेज क्या है। डच मेटल हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनके आपको परसेंटेज को याद रखना है। तो हमने देखा पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक। कैसे याद रख सकते हैं? पिताजी से। कॉपर का परसेंट इसमें कितना होता है? 70। जिंक का परसेंट कितना होता है? 30। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में। फिर हमने देखा कांसा मतलब ब्रोंज, किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन का। कैसे याद रख सकते हैं? कांसा में का से कॉपर और सा से एसएन मतलब टिन। इसका प्रयोग किया जाता है मूर्तियां, सिक्के और आभूषण बनाने में और मंदिर की घंटियों को बनाने में। ब्रोंज मेटल को भी हम बेल मेटल कहते हैं, लेकिन बेल मेटल किस में कॉपर और टिन का परसेंटेज बदल जाता है, क्या हो जाता है? 80% और 20%। इसका प्रयोग मुख्य रूप से मंदिर की घंटियां बनाने तथा स्कूल की घंटियां बनाने में किया जाता है। अब आप पीतल और कांसे को एक तरीके से और याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे ब्रोंज में जेडी आ रहा है तो इसमें जेडी नहीं है, जबकि ब्रास में जेडी नहीं आ रहा है तो जेडन नहीं आ रहा है तो इसमें जेडन है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुंज मेटल, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है कि किस मेटल का प्रयोग केवल सिक्के बनाने में किया जाता है। तो आपको याद रखना है, केवल सिक्के बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मुंज मेटल का। अब मुंज मेटल को आप कैसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि मुंज मेटल मतलब जो हमारा मूड ऑफ कर देता है। कौन ऑफ कर देता है? हमारा मुंडा खराब कर देता है। हम बोलते हैं मुंडा खराब कर दिया। कौन रहते हैं वो? कजन रहते हैं। तो कजन मतलब फिर से क्या हो गया? कॉपर और जिंक।
इसमें कॉपर का परसेंट होता है 60% और जिंक का परसेंट होता है 40%। यह केवल सिक्के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रोल्ड गोल्ड से हर कोई परिचित है। रोल्ड गोल्ड मतलब सोने के नकली आभूषण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रोल्ड गोल्ड का। ये लगभग सबको पता होता है। किसका मिश्रण होता है? आप अंदाज लगा सकते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का। इसलिए कॉपर इसको येलो कलर लगभग देता है और एल्यूमिनियम इसमें चमक पैदा करता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को मिला के जो मिश्र धातु बनाई जाती तो ऐसा लगता है कि एकदम गोल्ड है, लेकिन वो एक्चुअल में गोल्ड नहीं हो रहती। तो नकली सोने के आभूषण बनाने में रोल्ड गोल्ड का प्रयोग किया जाता है, जो कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। इसमें कॉपर एल्यूमिनियम का परसेंट कितना होता है? कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10%। अब आप देखेंगे मोनल मेटल का प्रयोग आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कंटेनर्स, जो चादरें देखते हैं, सीट्स पतली पतली टीन की, जो हम कई बार आपने देखते होंगे, हम उसको छाने के लिए या दुकान के सामने छाया के लिए प्रयोग करते हैं। तो पतली पतली चादरें, जिनको हम टीन की चादरें बोलते हैं, कंटेनर्स, है ना, तथा भारी बर्तन बनाने में मोनल मेटल का प्रयोग होता है। मोनल मेटल किसका मिश्रण है? तो मोनल मेटल निकेल, आयरन और कॉपर का मिश्रण है मेन। और इसमें आयरन की जगह कभी कभी मैग्नीज का भी प्रयोग किया जाता है, और उसमें कुछ मात्रा में, कम से कम मात्रा में सिलिकॉन और कार्बन को मिलाया जाता है। तो मोनल मेटल को आप याद रख सकते हैं। मोनल मेटल आप देख सकते हैं कि मोनल में नल आ रहा है, नल से तो निकल तो होगा ही होगा। और इसमें चूंकि हम कॉपर पढ़ रहे हैं, कॉपर भी होगा मोनल मेटल में। निकल, कॉपर और आयरन की जगह मैग्नीज भी हो सकता है। और सिलिकॉन और कार्बन की बहुत कम परसेंटेज में इसमें यूज किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? कंटेनर, चादरों को बनाने में, भारी बर्तन बनाने में और तारों को बनाने में। गन मेटल क्या होता है? गन मेटल मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक का मेन मिश्रण होता है। आप याद, गन को हम कहाँ रखते हैं? गन हमेशा कॉटेज में रखी जाती है, आपने सुना भी होगा कॉटेज। तो गन कॉटेज में रखी है। कॉटेज से कैसे याद कर सकते हैं? कॉपर, टिन और जिंक आपको याद रखना है। और इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है? लेड भी होता है, जो बुलेट्स को गन मेटल से क्या बनाया जाता है? तोपों में प्रयोग किया जाता है और बंदूक की गोलियां बनाने में। तो ये लेड क्या करते हैं? इसको सेप्टिक या पॉइजन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, जो जिससे इंसान की मौत होती है ज्यादातर। तो गन मेटल में मुख्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? कॉपर, टिन, जिंक और लेड। तो इसमें कॉपर का परसेंट 88% होता है, टिन का 10%, जिंक का 1% और लेड का 1%। तो आपको याद रखना है। तो गन कॉटेज में रखी है, कॉटेज मतलब कॉपर, टिन और जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं डेल्टा मेटल आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग एयरक्राफ्ट या वायुयान की ब्लेड्स बनाने में किया जाता है? तो वो कौन सा मेटल है? डेल्टा मेटल में क्या होता है? कॉपर, जिंक और आयरन। आपको याद रखना है, कॉपर, जिंक और आयरन। आप कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं, जो डेली जीवन में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि आप खुद से ट्रिक बनाएंगे तो आपको काफी समय तक याद रहेगा। तो ट्रिक हमेशा आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इससे बेहतर कि कोई और आपको बताए। कुछ भी आप ट्रिक बनाएंगे, भला ही वो थोड़ा उल्टी सीधी हो, कोशिश कीजिए कि वह हमारे दैनिक जीवन के शब्दों से रिलेट करें। तो या फिर चीजों को सीधा याद करने की भी कोशिश कीजिए। जैसे डेल्टा मेटल क्या होता है? कॉपर, जिंक और आयरन का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर का परसेंटेज कितना होता है? 60%, जिंक का 38% और आयरन का 2%। डेल्टा मेटल में आयरन का परसेंट कितना होता है? ये पूछा जा सकता है, 2%। डेल्टा मेटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा चुका है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एयरक्राफ्ट की ब्लेड को बनाने में या वायुयान की ब्लेड्स को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? डेल्टा मेटल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जर्मन
जर्मन सिल्वर, एक क्वेश्चन आता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है। तो आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कोई परसेंट 0% होता है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंट। ऐसे ही लेड पेंसिल में लेड का परसेंट, तो लेड पेंसिल में लेड का 0% होता है, क्योंकि लेड पेंसिल में जो लीड डली होती है वह किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जर्मन सिल्वर आप अपने दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं, आपने देखे होंगे जो भगवान के बर्तन होते हैं, जो हम पूजा करते हैं, हिंदुओं में जो पूजा की जाती, तो भगवान के जो बर्तन होते हैं जो चांदी की तरह दिखते हैं, वह किसके बनाए जाते हैं, जर्मन सिल्वर के। आपने देखे होंगे छोटी छोटी थाली, लोटे, गिलास, तो ऐसा लगता है कि वह चांदी के बर्तन हैं, जबकि वो होते किसके हैं, जर्मन सिल्वर के होते हैं, जो चांदी से मार्केट में सस्ता होता है। अब ये किसका, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो देखिए जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल। अब जर्मन से आप याद कर सकते हैं, जा से जिंक और ना से निकेल। कॉपर तो होगा ही, क्योंकि हम कॉपर की ही सीरीज पढ़ रहे हैं। तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 20% और निकेल भी 20% होती है। तो चांदी की तरह दिखने वाले सामान या बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कॉन्स्टेंटन है ना, यह कौन सी मिश्र धातु है, कॉपर और निकेल का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर 60% और निकेल 40% होता है। इसका प्रयोग थर्मोकपल बनाने में आपने देखा होगा, थर्मोकपल्स या प्रतिरोध बॉक्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉन्स्टेंटन का। किसका मिश्रण होता है, कॉपर और निकेल का, आपको ध्यान रखना है। फिर डुरेलुमिन या इसे डुरेलियम भी आपको बुक में लिखा मिलेगा। तो डुरेलियम या डुरेलुमिन का प्रयोग किया वायुयान के बहुत सारे कुछ पार्ट्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। यह किसका मिश्रण होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। तो इसमें एल्यूमिनियम 95% होता है, डुरेलुमिन है ना। डुरेलुमिन से आप समझ सकते हैं एल्यूमिनियम तो होगा, इसी के शब्द से आपको समझना है। मैग्नीशियम और मैग्नीज और कॉपर, तो कॉपर का परसेंट कितना होता है, 4%, जबकि मैग्नीशियम और मैग्नीज का परसेंट 0.5% होता है। यह मैग्नीज और मैग्नीशियम इसको हार्डनेस प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा धातु। अब आपने एक पढ़ा है मुंज मेटल केवल सिक्के बनाने के लिए प्रयोग होता है, एक मुद्रा धातु भी होती है, कॉइन मेटल भी होता है। अब मुद्रा धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है, मुद्रा धातु का प्रयोग हम जान चुके हैं मुद्रा बनाने। तो आप किस चीज का मिश्रण होता है, तो कॉपर, टिन और फास्फोरस का मिश्रण होता है मुद्रा धातु में। कि स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील, निकेल स्टील और क्रोमियम स्टील। तो हमेशा यह प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, मैग्नीज स्टील किसका मिश्रण है, निकेल स्टील किसका मिश्रण है, क्रोमियम स्टील किसका मिश्रण है। जिसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील के बारे में। इनमें एक कॉमन क्वेश्चन और है, इनमें कार्बन का परसेंट पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी स्टील है, स्टेनलेस, मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम स्टील, इसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो हमेशा इसमें कार्बन का परसेंट पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, आयरन, क्रोमियम, निकेल का मिश्रण है, जिसमें आयरन, जितने भी स्टील है इसमें आयरन का परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगा। तो आयरन 75%, क्रोमियम 14%, निकेल 10%। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन का क्या परसेंट होता है। तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन का परसेंट कितना होता है, 0.1 से 0.25% कार्बन होता है। आपको कई बुक में 0.25 से 0.5% भी लिखा मिलेगा, वह भी सही है। तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन का परसेंट कितना होता है, 0.1 से 0.25% या 0.25 से 0.5% तक। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का। तो स्टेनलेस स्टील के बारे में दो क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं, यह मिश्रण किसका है और दूसरा इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या है। फिर मैग्नीज स्टील नाम मैग्नीज तो होगा ही होगा, और चूंकि हर स्टील में मैंने बताया था आपको आयरन मिलेगा, तो मैग्नीज और आयरन का मिश्रण और कार्बन इसमें अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। मैग्नीज स्टील में कार्बन का परसेंट कितना होता है, 1.5%।
अब निकल स्टील, तो निकल होगा, आयरन होगा और कार्बन होगा। इसमें भी कार्बन का परसेंट कितना होगा, 1.5%। क्रोमियम स्टील में क्रोमियम होगा, आयरन होगा और कार्बन होगा। तो क्रोमियम स्टील में कार्बन का परसेंट कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो स्टेनलेस स्टील का प्रयोग आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल के बहुत सारे पार्ट्स स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का। आपको याद रखना, भी कभी क्वेश्चन ये पूछे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील का। तो चलिए देखते हैं। मैग्नीज स्टील का प्रयोग कूटने पीटने पीसने की मशीन बनाने में, अलमारी की तिजोरियां बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज स्टील का। निकेल स्टील का प्रयोग विद्युत तार, कवच, शाफ्ट बनाने में, प्रोपेलर बनाने में। ये प्रोपेलर क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके सेक्शन में बताइए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए, क्रोमियम स्टील पत्थर तोड़ने की मशीन बनाने में, कवच प्लेट को काटने की मशीन बनाने में क्रोमियम स्टील का प्रयोग होता है। तो हमने देखा स्टेनलेस स्टील, सबसे पहले हमने देखा मुद्रा धातु में किस कॉपर, टिन और फास्फोरस का मिश्रण है, मुद्रा बनाने में प्रयोग की जाती है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन का परसेंट 0.1 से 0.25% या कहीं कहीं 0.5% भी लिखा मिलेगा। किसका मिश्रण है स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का। फिर मैग्नीज स्टील में मैग्नीज तो हो गई होगा, और हर स्टील में आयरन तो आपको मिलेगा। तो बस नाम के हिसाब से आपको रखना, मैग्नीज, आयरन और कार्बन मिलाया जाता है। इसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है, 1.5%। निकेल स्टील में कार्बन का परसेंट 1.5%, जबकि इसमें मिश्रण होता है निकेल, आयरन और कार्बन का, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाइक्रोम, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे। नाइक्रोम की वायर आपने सुना होगा, बहुत ही हीट होती है, इसमें लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस कंटेन कर सकता है। तो इसका प्रयोग आपने देखा होगा, हीटर का तार किस वायर का होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यह नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम आपको याद रखना है, एक मिश्र धातु है। या प्रेस बनाने में, जो प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, प्रेस बनाने में किस वायर का प्रयोग होता है, प्रेस के अंदर हीट को कंटेन करने के लिए किस वायर का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम की वायर का प्रयोग किया जाता है। और उसके अंदर कौन सी प्लेट लगी होती है प्रेस के अंदर, तो माइका की प्लेट लगी होती है या अभ्रक की प्लेट लगी होती है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रेस की कार्यविधि, हीटर की कार्यविधि हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से जानेंगे। अब नाइक्रोम किसका मिश्रण है, तो इसका नाम में ही छुपा है, देखिए, ना से निकेल, ई से आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज। निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, नाइक्रोम, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। तो आप इसके नाम से ही जान सकते हैं। सोल्डर, अब सोल्डर या टाका आपने देखा होगा लोगों को वेल्डिंग करते समय, तो वेल्डिंग करते समय एक रॉड रहती है जो गलती जाती है और चिंगारी छोड़ती जाती है, गलती जाती है, चिंगारी छोड़ती जाती है। तो वह सोल्डर या टाका मेटल का ही प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है टाका लगाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम टाका मिश्र धातु या सोल्डर, ज्यादातर आपको नाम सोल्डर देखने के लिए मिलेगा। तो वेल्डिंग करने में। अब देखिए, नाइक्रोम का प्रयोग हीटर, तार और प्रेस बनाने में किया जाता है। अब हम एक छूट गया है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वायुयान की बॉडी होती है, वायुयान की बॉडी, पूरी बॉडी आप देखते हैं जो वो मैग्नीशियम की ही बनी होती है। किसका मिश्र धातु, इसके नाम में ही छुपा है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम का परसेंटेज होता है 5% और एल्यूमिनियम का 95%। तौलाएं बनाने में, हल्के औजार बनाने में, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। परसेंटेज, मैग्नीशियम 5%, एल्यूमिनियम 95%। सोल्डर या टाका किसका मिश्रण होता है, टिन या लेड का, टिन प्लस लेड का। इसका प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। इसमें टिन का परसेंट 63 और लेड का 37% होता है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, टाका, कोई हमको टॉक देता है या बोल देता, परेशान करता है या टोकना, तो हमको क्या उठती है, टीस उठती है ना, बहुत ही गुस्सा आती है, टीस बोलते हैं। तो टीस से आप याद रख सकते हो।
टी से टिन और सा से सीसा, टिन और सीसा। या अपने तरीके से आप याद कर सकते हैं या डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आपको याद भी होगा। तो आपको परसेंटेज में भी ध्यान देना है अगर एडवांस लेवल का प्रश्न बनेगा। देखिए अब आज के समय में कोई भरोसा नहीं कि प्रश्न कितना टफ और कैसा पूछा जा सकता है, तो आप अपने आप को हर तरीके से तैयार रखिए, कुछ भी छोड़िए मत अब, क्योंकि आपके पास मौके बहुत कम होंगे, शायद 1 से 2 ही मौके आपको मिले। तो आपको अपने आप को तैयार रखना है कि 1 से 2 ही मौके में आप जॉब ले सको। अब है एल नीको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल नीको मिश्र धातु का प्रयोग किसमें किया जाता है? चुंबक के निर्माण में। तो पूछा जा सकता है चुंबक के निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल नीको। नाम से ही पता चल रहा है आपको, एल्यूमिनियम, निकेल और क्रोमियम। एल्यूमिनियम, निकेल और को से कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। किसका, क्यों एल नीको का प्रयोग किया जाता है? चुंबक निर्माण में। अब प्यूटर, ये प्रश्न पूछे नहीं गए हैं लेकिन फिर भी मैंने शामिल किया हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब चीजें दी हुई हो, मैंने एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर किए हैं। प्यूटर मतलब होता है टिन और लेड। तो घरेलू बर्तन बनाने में प्यूटर का प्रयोग किया जाता है। प्यूटर भी एक तरह की मिश्र धातु है टिन और लेड की, इसके भी बर्तन बनाए जाते हैं। आम मतलब रोजमर्रा के बर्तन जो यूज होते हैं प्यूटर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। अब है बुट्स धातु। बुट्स धातु किसका मिश्रण है? कैडमियम, टिन, लेड और बिस्मथ। यह अभी तक पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। बुट्स धातु का प्रयोग किया जाता है धातु के पैटर्न बनाने में, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, या डायफ्राम बनाने में बुट्स धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और धातुएं तथा उनके अयस्कों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।